नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आपको दिखाते हैं खबर 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। कोरोना के चलते योगी सरकार ने राज्य में लॉकडाउन लगा रखा है। सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है, लेकिन गाजीपुर में कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन का मामला सामने आया है। लॉकडाउन के बावजूद यहां स्थानीय नेताओं ने कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया। करंडा थाना क्षेत्र के मल्लाहपुर गांव में ये दंगल हुआ, जिसमें लोगों की भारी भीड़ जुटी। लोगों ने न तो मास्क पहना था, न ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया था। पुलिस ने कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन के आरोप में 8 नामजद समेत 80 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया है। कोविड महामारी से जहां पूरा देश जूझ रहा है, वहीं गाजीपुर में कोविड गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। सोशल मीडिया में एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसमें गाजीपुर के करंडा क्षेत्र में कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में भारी भीड़ जुटी और खुलेआम कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गईं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया है और इस मामले में 8 नामजद और 80 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। महोबा में न्यूज 18 की खबर का दमदार असर देखने को मिल रहा है। यहाँ पनवाड़ी थाना क्षेत्र के ठकुरासपुरा मोहल्ले में दबंग बालू माफियाओं ने कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर बार बालाओं का डांस कराया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जश्न मनाने के नाम पर बड़ी संख्या में लोग कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ना तो ज्यादातर लोगों ने मास्क पहन रखा है और ना ही उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल है। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने 9 नामजद और करीब 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ महामारी एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। पनवाड़ी क्षेत्र का एक डांस का वीडियो वायरल हुआ है। इस संबंध में थाना पनवाड़ी में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है एवं अग्रिम विधि कार्रवाई कराई जाती है। कानपुर के हेलेट अस्पताल पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप के मुताबिक 2 दिन पहले मर चुकी महिला का हाल हेलेट अस्पताल प्रबंधन परिजनों को बताता रहा। महिला का अंतिम संस्कार होने के बाद भी उसका ऑक्सीजन लेवल और बाकी डिटेल अस्पताल प्रबंधन तीमारदार के मोबाइल पर भेजता रहा। कानपुर के गीतानगर की रहने वाली बुजुर्ग महिला को कोरोना के इलाज के लिए 13 मई को हेल्थ अस्पताल में भर्ती कराया गया। 16 मई को उनकी मौत हो गई। 18 मई तक उनके परिजनों को उनकी हालत की जानकारी भेजी जाती रही। परिवार का आरोप है कि सही इलाज नहीं मिलने से उनकी मौत हो गई। मंगलवार को उसके पास मैसेज आ रहा था कि बोला मम्मी अब मैसेज आया है कि अब उनके 92 है, पल्स रेट चल रही है, फलाना ये चल रहा है। ये हमने कहा अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये लोग फ्रॉड, ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। ये मेरे पेशेंट के ऊपर की बात नहीं है, ये सारे पेशेंट के लिए। भाई जो जा रहा है, आप डॉक्टर को, भगवान के बाद डॉक्टर को दूसरा दर्जा दिया जाता है, तो आप भगवान भंगो भाई, धरती के भगवान कहे जाते हो आप लोग। हम लोग विश्वास पर आपके जाते हैं, आप इस तरह की हैवानियत का काम कर रहे हो। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। प्रिंसिपल ने लापरवाही की जांच के लिए कमेटी भी गठित कर दी है। कानपुर में एसपी विधायक इरफान सोलंकी का मास्क नहीं पहनने पर चालान काटने का मुद्दा गर्माता जा रहा है। एसपी विधायक ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर अपनी आपत्ति दर्ज कराई और बदसलूकी करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा उन्होंने पुलिस हिरासत में बीजेपी कार्यकर्ताओं के आरोपियों की पिटाई का वीडियो ट्विटर पर पोस्ट कर पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाया है। इरफान सोलंकी ने आरोप लगाया है कि उसके साथ बदसलूकी करने वाले पुलिसकर्मियों को इनाम दिया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कोई कार्रवाई नहीं की। बता दें कि 16 मई को एसपी विधायक दलेलपुरवा में अपने एक कार्यकर्ता की पैरवी करने गए थे, जहां पुलिसकर्मियों से बहस हो गई और पुलिस वालों ने विधायक का चालान काट दिया। कप्तान साहब ने, यानी पुलिस कमिश्नर और पुलिस ने वो 2 सिपाहियों को, 2 चौकी इंचार्जों को 1000 रुपये देके इनाम दिया। मेरे ऊपर मास्क न लगाने पर चालान करा। और वहीं पे तमाम लोग ऐसे जो वीडियो में है, मौजूद है, किसी ने न मास्क पहना हुआ है, न पुलिसकर्मी ने मास्क पहना हुआ, उनका न किसी का चालान हुआ और न किसी पुलिसकर्मी वालों को इनाम दिया गया। यूपी में कोविड कंट्रोल को लेकर योगी सरकार के प्रयासों का खासा असर दिखाई दे रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। गुरुवार को प्रदेश में कोरोना के 6,725 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 238 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 13,590 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। इस तरह अब राज्य में कुल 1,16,000 एक्टिव मरीज बचे हैं। यूपी में पॉजिटिविटी रेट लगातार कम हो रहा है, जबकि रिकवरी रेट तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 2.4%, जबकि रिकवरी रेट 91.8% पर पहुंच गया है।
रिकवरी का प्रतिशत अब बढ़कर के 91.8% हो गया है। 91.8%, 91.8%। 24 घंटे में जो हमारी केस पॉजिटिविटी रेट रही है वो 2.4% के स्तर पर आई है। कोरोना संकट को देखते हुए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना गरीबों और असहायों के लिए वरदान साबित होगी। कसाई गांव में योजना के तहत मुफ्त राशन वितरण की शुरुआत करते हुए बांदा चित्रकूट के सांसद आर.के. सिंह पटेल ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कर और वैक्सीनेशन को बढ़ावा देकर देश और प्रदेश के लोगों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना गरीब परिवारों को भूखमरी से बचाने के साथ साथ कोरोना के खिलाफ जारी जंग में मजबूती देने का काम करेगी। यूनिट के हिसाब से 5 किलो मुफ्त में राशन देने का प्राविधान माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और 5 बार देने का किया है। कोरोना वैश्विक महामारी में गरीबों को मुफ्त में राशन दे करके उनका जीवन यापन जो है करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय लिया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर में जिला अस्पताल पहुंचकर L2 कोविड वार्ड और स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। जायजा लेने के बाद केंद्रीय मंत्री नकवी ने कहा कि लोगों की सेहत और सलामती के लिए सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। रामपुर की जिला अस्पताल में चाहे ऑक्सीजन की सुविधा हो या कोविड के इलाज के लिए इंतजाम हो, हर तरफ बेहतर तरीके से काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश में जब कोरोना की पहली लहर आई थी उस समय हमारे पास कुछ नहीं था। वेंटिलेटर भी हम विदेशों से लेते थे, वैक्सीन नहीं थी, लेकिन हमने 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब तक करोड़ों लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और हर दिन लाखों लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार कोरोना को काबू करने में लगी हुई है और जल्द ही देश इस समस्या से उभरेगा। जिन देशों का मुकाबला किया जा रहा है, कोई 5 करोड़ का, कोई 6 करोड़ का, कोई 20 करोड़ का, कोई 25 करोड़ का देश है। अगर कोई ये सोचता है कि वो 25 करोड़ से और 140-50 करोड़ का मुकाबला होगा तो नहीं, लेकिन यहाँ पर सभी लोग, बहुत हमारे प्रशासनिक अधिकारी, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, हमारा मेडिकल स्टाफ, हमारी सारी व्यवस्थाएं, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, केंद्र की मोदी सरकार, सभी लोग लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि ये जो समस्या है इस समस्या से जल्द देश उभरेगा और सामान्य। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी के सीएम योगी को पत्र लिखकर कहा है कि जनता को बुरे हालात में छोड़ने के बजाय जन कल्याणकारी कदम उठाएं। पत्र में प्रियंका गांधी ने सरकार को कई सलाह दी हैं। उन्होंने महंगाई कम करने, बिजली दरों को कम करने के साथ ही निजी अस्पतालों में इलाज की कीमतें तय करने की भी सलाह दी है। प्रियंका गांधी के पत्र को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने जवाब दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि आज मोदी और योगी ने देश को बचाया, अगर कांग्रेस होती तो स्थिति काफी खराब होती। कांग्रेस को आपने देखा है नंबर 1 के झूठे हैं। आज मोदी जी हैं इसलिए देश बच गया। कहीं कांग्रेस होते इस देश के तो देश का क्या हालत होता कुछ कहा नहीं जा सकता। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी सभी चुनौतियों को, चाहे किसी प्रकार का चुनौती हो, उस चुनौती को अवसर में बदलने की कोशिश करते हैं। लखनऊ में पुलिस ने आम आदमी पार्टी के जरिए चलाए जा रहे ऑटो एम्बुलेंस को अपने कब्जे में ले लिया और ऑटो चला रहे ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि कुछ दिन पहले ही ऑटो एम्बुलेंस शुरू की गई थी। वहीं पुलिस की कार्रवाई से नाराज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने आरोप लगाया कि उन्हें लोगों की मदद नहीं करने दी जा रही है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि ये जानबूझकर कार्रवाई की गई है। वहीं घटना के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया है। उत्तर प्रदेश में किसी की मदद करना, किसी की सेवा करना अपराध हो गया है और भारतीय जनता पार्टी की असली सोच उजागर हो रही है। आदित्यनाथ सरकार की असली सोच उजागर हो रही है। उनको कोरोना से नहीं लड़ रहा है, उनको उन लोगों से लड़ना है जो कोरोना के काल में मदद कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने लखनऊ के अंदर ऑटो एम्बुलेंस सेवा शुरू की, मुफ्त ऑक्सीजन युक्त ऑटो एम्बुलेंस सेवा। सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है ऑक्सीजन किसी को मुहैया कराना, किसी की मदद करना अपराध नहीं है, ये एक सेवा है। और आपने आम आदमी पार्टी के 2 ऑटो एम्बुलेंस सीज कर दिए।
हाथरस में बैंक में सुरक्षाकर्मी से मारपीट का मामला सामने आया है। बिना मास्क बैंक में जाने से रोकने पर एक शख्स ने गार्ड के साथ मारपीट की थी। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। वहीं मारपीट के आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पूरा मामला बैंक ऑफ बड़ौदा के सादाबाद के ब्रांच का है। इस मारपीट में गार्ड जख्मी हुआ। आरोप के मुताबिक गार्ड ने शख्स को कोविड नियमों का पालन करने को कहा था, जिसके बाद गुस्साए युवक ने गार्ड के साथ मारपीट की थी। बात ये थी कि एक लड़का आया था बिना मास्क लगाए, नाक पे ऊपर नहीं था। मैंने बोला उसके मास्क लगा दे, तो मैंने कहा गेट से बाहर कर दूंगा तुमको। वो चला गया, वो दूसरे ने आके मेरी गर्दन पकड़ी। मारपीट की आपसे? हाँ मारपीट की, नेम प्लेट टूट गई, गर्दन पे ये निशान देखो। देश में वैज्ञानिक कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आशंका जाहिर कर चुके हैं। वहीं इसके लिए यूपी सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी को देखते हुए आयुष विभाग ने भी सीएम योगी के निर्देश पर काम शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों पर ज्यादा असर कर सकती है। ऐसे में आयुष विभाग ने अपने सभी अस्पतालों में एक अलग हेल्प डेस्क बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही आयुष कवच एप्लीकेशन में भी बच्चों की सेहत से जुड़ा एक नया फीचर जोड़ा जा रहा है। इस फीचर के जरिए लोगों को जानकारी दी जाएगी कि आखिर बच्चों की सेहत का मौसम के हिसाब से कैसे ख्याल रखें, किस तरह से बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाया जाए, कौन सी घरेलू दवाओं के जरिए बच्चों की इम्यूनिटी बेहतर की जा सकती है। देवरिया में कोविड MCH विंग में भर्ती मरीजों के इलाज की जानकारी के लिए उनके परिजनों को अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। जिलाधिकारी ने एक बड़ी पहल करते हुए कोविड अस्पताल के मेन गेट पर ही LED स्क्रीन लगवा दी और कोविड वार्ड के हर कमरे को CCTV कैमरों से लैस कर दिया गया। इसके चलते तीमारदार और दूसरे लोग यहां भर्ती मरीजों के दवा, इलाज और अन्य इंतजामों को TV स्क्रीन पर देख सकेंगे। इतना ही नहीं, कंट्रोल यूनिट के पास लगे माइक से परिजन मरीजों से भी बात कर सकेंगे। आए दिन जिला प्रशासन को ये शिकायत मिलती थी कि मरीज का सही तरीके से इलाज नहीं हो रहा है, लेकिन अब इस सुविधा से परिजनों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। वार्ड में हमारे CCTV कैमरा लगे हैं और उनका जो लाइव प्रसारण है वो हम लोग कंट्रोल रूम में देखते हैं। नवीन तरह का विचार आया था कि ये जो हमारे पूरा अंदर जो सिस्टम लगा है उसका फीड हम एक बाहर भी दे दें, जो कि पब्लिक भी जिसको देख सके। तो उसके लिए हमने एक नया TV खरीद करके उस फीड को बाहर दे दिया है, जिसमें सभी वार्डों की जो अद्यतन स्थिति है वो बाहर दिख रही है। वाराणसी में ईसाई धर्म को मानने वाले लोग कोरोना से मरने वाले अपने परिजनों के शवों को दफनाने के बजाय उनका दाह संस्कार कर रहे हैं। पहले जब किसी ईसाई धर्म को मानने वालों की मौत होती थी तो घर पर जाकर प्रार्थना की जाती थी, उसके बाद सबको चर्च में ले जाकर प्रार्थना की जाती थी और तीसरे चरण में बॉडी को कब्रिस्तान ले जाकर दफनाया जाता था। लेकिन कोरोना सेकेंड वेव आने पर इसमें कुछ परिवर्तन किया गया। लोगों को ये सलाह दी गई कि वो पहले दाह संस्कार करवाएं, उसके बाद मृत शरीर की राख को लेकर कब्रिस्तान में दफन करें। अब तक 6 परिवारों ने अपने परिजनों को शमशान घाट ले जाकर उनका दाह संस्कार किया और बाद में उनकी राख को कब्रिस्तान में दफन किया। लोग हैं जिनके जो परिजन हैं वो लोग थोड़ा सा डर रहे हैं कोरोना से और वो कह रहे हैं कि सीधे सीधे हम लोग उनके बॉडी को नहीं ले आ पाएंगे। तो उनकी सोच के अनुसार हम लोग जो है उनको कहते हैं कि आप ठीक है, आप जाकर उनको क्रेमेट कर लीजिए और उसके बाद उनके जो राख है उसको अस्थि कलश को ले आकर के और उस अस्थि कलश को इस समय जो है बेकायदे उसी तरह से दफनाया जाता है और उसके लिए पक्की कब्र बनाई जाती है। यूपी में पंचायत चुनाव के दौरान जिन सरकारी कर्मचारियों की कोरोना से मौत हुई थी उनके परिजनों को योगी सरकार ने मुआवजा देने का ऐलान किया है। सीएम योगी ने इस मसले पर मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव पंचायती राज को राज्य निर्वाचन आयोग के साथ बात करने के निर्देश दिए हैं। बीमारी नहीं थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिया है कि प्रयास होना चाहिए और सरकार का ये कमिटमेंट है कि जो भी राजकीय कर्मचारी है यदि उसकी ड्यूटी पर मृत्यु हुई है तो उसके परिजनों को, उसके आश्रितों को नौकरी देना। कर्मचारियों को लेकर यूपी सरकार की ओर से लिए गए फैसले को समाजवादी पार्टी ने अपनी जीत करार दिया है। अब उत्तर प्रदेश की सरकार समाजवादी पार्टी के दबाव में जागी है और राज्य चुनाव आयोग से उन्होंने डाटा मांगा है और सलाह मांगी है कि कैसे परिवार वालों की मदद की जाए। चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना से सरकारी कर्मचारियों की मौत को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि पंचायत चुनाव की आड़ में मौत बांटी गई। अखिलेश यादव ने इसे हत्या बताते हुए इसकी जवाबदेही तय किए जाने की मांग की। वहीं बीजेपी ने सरकार के फैसले को सराहा है। पार्टी ने इसे योगी सरकार की संवेदनशीलता करार दिया, जबकि कांग्रेस ने सरकार से इस घोषणा को जल्द ही अमली जामा पहनाने की मांग की है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को यह निर्देशित किया है कि वह राज्य निर्वाचन आयोग से बातचीत कर इस गाइडलाइन को शिथिल करें और जिन लोगों ने भी चुनाव की ड्यूटी की है और कोरोना संक्रमित होने के बाद उनकी मृत्यु हुई है, उन्हें भी पूरा लाभ, उनके परिवार को अनुदान और अन्य सरकारी सहायताएं उपलब्ध कराई जाए। जो लोग चुनाव के दौरान, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक हो, माध्यमिक शिक्षक हो, रसोइया हो, आंगनबाड़ी हो या पंचायत मित्र हो, सफाई कर्मी हो, लेखपाल हो या ग्राम विकास अधिकारी हो, जो लोग भी चुनाव में लगे रहे, उन लोगों का संज्ञान लीजिए। जिन लोगों ने जान गंवाई है उनको तत्काल आर्थिक मदद और एक एक नौकरी की व्यवस्था सुनिश्चित करिए। खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक। आइए देखते हैं कुछ और खबरें एक मिनट में विश्लेषण के साथ। योगी सरकार ग्रामीण इलाकों में 25 लाख से ज्यादा घर बनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। सरकार के फैसले के मुताबिक गांव में रह रहे जिन लोगों के पास घर नहीं है, उन्हें आवास प्लस योजना के तहत पक्के घर मुहैया कराए जाएंगे। इस साल 25,54,000 घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बीजेपी ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि जनता के हित में ये फैसला लिया गया है। वहीं विपक्ष ने इसे चुनावी हथकंडा करार दिया है। सिर्फ और सिर्फ जनता को लुभाने के अलावा और मुझे नहीं लगता है कि जनता के जीवन में कुछ अमूलचूल परिवर्तन करने की बात है। और सरकार अगर अब तक उत्तर प्रदेश के जो घर जिनके पास नहीं था उनको घर देना चाहती थी, तो पिछले 4 वर्षों में मकान क्यों नहीं दिए? जो लोग इस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं उनको जानकारी होना चाहिए कि पूर्व में केंद्र की जो आवास योजना है उसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में आवास उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं। कोरोना को लेकर और उससे निपटने के उपायों को लेकर पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 राज्यों के 54 जिलों के डीएम से बात की। उन्होंने डीएम से कोरोना से बचाव को लेकर फीडबैक लिया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीनेशन पर खास ध्यान देना होगा और वैक्सीन के वेस्टेज को रोकना होगा। पीएम ने डीएम को बच्चों और युवाओं के आंकड़ों का डाटा तैयार करने की भी सलाह दी। पीएम ने कोरोना वायरस के म्यूटेशन के चलते उसे बहरूपिया और धूर्त बताया। एक विषय वैक्सीन वेस्टेज का भी है। एक भी वैक्सीन की वेस्टेज का मतलब है किसी एक जीवन को जरूरी सुरक्षा कवच नहीं दे पाना। इसलिए वैक्सीन वेस्टेज रोकना बहुत जरूरी है। मैनपुरी में युवक को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल युवक की पेड़ से बांधकर पिटाई का ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में आरोपी युवक को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस वीडियो को लेकर पुलिस ने भी संज्ञान ले लिया है। अब वीडियो की जांच कराकर कार्रवाई की बात पुलिस अधिकारियों ने कही है। हालांकि युवक के साथ मारपीट क्यों की गई इसका खुलासा नहीं हो सका है। वहीं न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। देखिए, अभी वो वीडियो हम लोगों को भी प्राप्त हुई है और उसके लिए तत्काल जो चौकी इंचार्ज है उनको भी लगाया गया है, थाना प्रभारी, और हम लोग मिलकर के उसकी जाँच कर रहे हैं। जैसे ही तथ्य प्रकाश में आता है कि किसका दोष उसमें परिलक्षित हो रहा है, उसके क्रम में अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी। और एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।